जरा सोचिए, एक घर है जिसे बाहर से ताले से बंद कर दिया गया है और अंदर एक नई नवेली दुल्हन कैद है। और उसका पति दिन में सिर्फ एक बार आता है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ खाना खाने आता है और बिना एक शब्द कहे वहां से चला जाता है। लेकिन फिर रात के अंधेरे में उसी बंद कमरे में कोई और आता है जो दिखने में बिल्कुल उसके पति जैसा है। एकदम वैसा ही, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल अलग है। वो प्यार करता है, सम्मान देता है, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का ख्याल रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो रात में आने वाला शख्स आखिर है कौन? और इसी रहस्य को आज हम खोलने वाले हैं। सही कहा आपने। आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। हमारे पास आज नोट्स, रिसर्च पेपर्स और साहित्यिक आलोचनाओं का एक काफी लंबा चौड़ा ढेर है, जिसमें फेमिनिज्म इन इंडिया, JTIR और द एकेडमिक जैसे जर्नल्स के लेख शामिल हैं। बिल्कुल। तो इस गहन अध्ययन का हमारा मिशन क्या है? हम गिरीश कर्नाड के इस बेहद मशहूर नाटक नागामंडला के जरिए समझने वाले हैं कि पोस्ट कॉलोनियल यानी उत्तर औपनिवेशिक समाज में महिला और पुरुष के रिश्तों की सच्चाई क्या है, और कैसे एक नाग यानी एक सांप हमारी दबी हुई इच्छाओं का एक प्रतीक बन जाता है। वही तो। साथ ही हम इसको हमारी पौराणिक कथाओं और हिंदू दर्शन के साथ जोड़कर भी देखेंगे। तो जो लोग समाज, मनोविज्ञान और पुराने मिथकों के इस गहरे कनेक्शन को समझना चाहते हैं, उनके लिए आज काफी सारे आहा मोमेंट्स आने वाले हैं। शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिंदु है, क्योंकि नागामंडला कोई मामूली कहानी नहीं है। गिरीश कर्नाड ने कुछ कन्नड़ा लोक कथाएं सुनी थी और उन्हीं को आधार बनाकर ये नाटक लिखा। लेकिन उन्होंने इसको सिर्फ एक फेरी टेल बनकर नहीं रहने दिया। के बाद महिलाओं की पहचान अक्सर खत्म हो जाती है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहले हम रानी और अपर्णा की बात करते हैं। रानी एक बहुत ही मासूम और कम उम्र की लड़की है, जिसका शादी के बाद एक नई जिंदगी का सपना बुरी तरह टूट जाता है। हाँ, अपर्णा उसको दिन भर घर में ताले में रखता है, किसी से मिलने नहीं देता, एक नौकरानी से भी बदतर बर्ताव करता है और रात को अपनी एक रखेल के पास चला जाता है। मतलब उस लड़की का नाम जरूर रानी है, पर उसकी जिंदगी किसी बंधुआ कैदी जैसी हो गई है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो रिसर्च पेपर्स में सामने आती है वो है अपर्णा का नाम। अपर्णा शब्द का आखिरी अर्थ होता है कोई भी पुरुष, यानी एनी मैन। अच्छा, यानी वो एक आम पुरुषवादी सोच का प्रतीक है। सही पकड़ा। वो उस मर्दाना अहंकार का प्रतीक है जो महिला को सिर्फ एक प्रॉपर्टी समझता है। भारतीय समाज में महिला के जीवन को अक्सर 3 हिस्सों में देखा गया है। बचपन में पिता पर निर्भर, जवानी में पति पर और बुढ़ापे में बेटे पर। और हम मानते हैं कि शादी एक महिला को सुरक्षा देती है, पर रानी की हालत इस बात को पूरी तरह गलत साबित कर देती है। उसका ये ताले में बंद रहना किसी चेस्टिटी बेल की तरह लगता है। बिल्कुल वैसा ही है, वो उसे दुनिया से काट देता है। अब देखिए, जब किसी इंसान को इस तरह से अकेला छोड़ दिया जाए, जहाँ न प्यार हो न इमोशनल सपोर्ट, तो उसका दिमाग कोई रास्ता तो निकालेगा ही ना। और यहीं पर फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस यानी सिगमंड फ्रॉइड का मनोविज्ञान पिक्चर में आता है। हमारे सोर्सेज रानी के सपनों पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, वो चील वाला सपना। रानी बार बार देखती है कि एक बड़ी सी चील आती है और उसे अपने पंजों में उठाकर 7 समुंदर पार ले जाती है, एक जादुई बगीचे में जहां उसके माता पिता हैं। अगर फ्रॉइड की थियोरी से देखें तो ये चील उड़ान और आजादी का प्रतीक है, क्योंकि उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो रियल लाइफ में पूरी नहीं हो रही हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो इन दबी हुई इच्छाओं को, जिसे हम रिप्रेस्ड डिजायर्स कहते हैं, उन्हें इन सपनों के जरिए बाहर निकालता है। रानी दरअसल एक छोटी बच्ची बनके वापस अपने माँ बाप की सुरक्षा में जाना चाहती है। लेकिन इस साइकोलॉजिकल एनालिसिस में एक और थ्योरी थी, वो पर्सनालिटी स्प्लिट होने वाली बात। हाँ, स्प्लिट पर्सनालिटी। इसको समझने के लिए फ्रॉइड का ईगो और इड का कॉन्सेप्ट समझना होगा। अपर्णा यहाँ ईगो का प्रतीक है, यानी वो जो समाज के नियमों, ईगो और अपनी मर्दानगी के झूठे अहंकार में बंधा हुआ है। सही कहा। अपर्णा को लगता है कि अपनी पत्नी को प्यार जताना मतलब उस पर से अपना कंट्रोल खो देना। और दूसरी तरफ है इड, यानी इंसान की आदि और नेचुरल यौन इच्छा है। और यही आइड कहानी में एक नाग का रूप लेकर आता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक अंधी पड़ोसन है कुरुदावा, जो रानी को एक जादुई जड़ी बूटी देती है ताकि रानी उसे अपर्णा के खाने में मिला सके। लेकिन रानी इतनी डरी हुई होती है कि वो उस लाल रंग के उबलते हुए लेप को एक बम्बी यानी एंटहिल में डाल देती है। और उस बम्बी में एक नाग रहता था।
वो नाग उस जादुई लेप की वजह से रानी के प्यार में पागल हो जाता है। और फिर रात के अंधेरे में वो अपन्ना का रूप धरकर रानी के कमरे में आता है। ये वाला अपन्ना बिल्कुल अलग है, प्यार करने वाला, उसकी बातें सुनने वाला। रात की रानी के फूल की महक का भी जिक्र आता है ना यहाँ। हाँ, वो रात रानी की तेज महक दरअसल एक इरोटिक प्रतीक है जो उस नाग को रानी के पास खींच लाती है। सांप को यहाँ सिर्फ एक जानवर नहीं माना गया है, बल्कि उसको एक फैलिक सिंबल बताया गया है। एकदम सही। वो उर्वरता यानी फर्टिलिटी और आदि कामुकता का प्रतीक है। नाग के रूप में एक पुरुष अपनी उन दबी हुई इच्छाओं को पूरी तरह जी पाता है जिन्हें वो दिन के उजाले में समाज के डर से दबाकर रखता है। यहाँ सोर्सेज में केरला के पुल्लुवा समुदाय का एक बहुत ही गजब का रेफरेंस दिया गया था। नाग कोपम की मान्यता, वो लोग मानते हैं कि सांप दरअसल मानव स्वभाव और हमारे मानसिक संतुलन को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर किसी इंसान की फिजिकल या इमोशनल जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ता है। बिल्कुल। अपन्ना ने रानी को इस संतुष्टि से वंचित रखा था और यही उसकी सारी परेशानी की जड़ थी। नाग आकर रानी की उसी कमी को पूरा करता है और उसका दिमाग शांत करता है। लेकिन अगर हम इसको किसी आम सुनने वाले के नजरिए से देखें, तो क्या ये एक तरह का धोखा नहीं है? रानी को तो लग रहा है कि वो उसका पति है। सतह पर देखें तो ये धोखा ही लगता है, लेकिन अगर हम इसको व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो इसका सीधा कनेक्शन हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं से दिखता है। अरे हाँ, JTR के उस पेपर में अहल्या और कुंती की कथाओं से इसकी तुलना की गई थी। हाँ, और अहल्या का मिथक बिल्कुल रानी की कहानी जैसा ही है। अहल्या बहुत सुंदर थी और देवराज इंद्र उन पर मोहित हो गए थे। तो जब ऋषि गौतम सुबह नहाने गए तो इंद्र ने उनका रूप धार लिया और अहल्या के पास आ गए। अहल्या को लगा कि वो उनके पति हैं, उन्हें सच्चाई नहीं पता थी और बाद में ऋषि गौतम ने आकर बिना उनकी गलती सुने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दे दिया। रानी के साथ भी तो वही हो रहा है। नाग ने अपर्णा का रूप लिया है। रानी पूरी तरह से निर्दोष है क्योंकि वो तो अपने पति के प्रति ही वफादार है। और फिर कुंती का मिथक आता है। कुंती ने शादी से पहले एक जादुई वरदान का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से कर्ण का जन्म हुआ। रानी भी तो खुरुबदवा की दी हुई वो जादुई जड़ी बूटी इस्तेमाल करती है, अनजाने में ही सही, जिससे नाग उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये दोनों कथाएं दिखाती हैं कि महिलाएं कैसे किसी और की शक्तियों का शिकार बन जाती हैं, पर समाज उनके चरित्र पर ही उंगली उठाता है। यही तो इस पितृसत्तात्मक समाज की कड़वी सच्चाई है। जब अपन्ना को पता चलता है कि रानी मां बनने वाली है तो उसके अहंकार पर चोट लगती है, क्योंकि उसने तो रानी को छुआ तक नहीं था। तो वो पूरी ग्राम पंचायत बुला लेता है और खुलेआम अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है। ये पाखंड की हद है। पूरा गांव रानी से सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो मर्द जो दिन के उजाले में खुलेआम अपनी रखैल के पास जाता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। किसी को उसकी हरकतों से कोई आपत्ति नहीं है। और इसके बाद आता है इस नाटक का सबसे इंटेंस हिस्सा, सर्प परीक्षा। स्नेक ऑर्डील। जैसे रामायण में सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, वैसे ही यहाँ रानी को एक बम्बी में हाथ डालकर नाग को पकड़ने और सच बोलने को कहा जाता है। गांव के बुजुर्ग उसको ये आदेश देते हैं और रानी उस जहरीले नाग को हाथ में पकड़कर कसम खाती है। उसकी कसम बहुत स्मार्टली वर्डेड थी। वो कहती है, इस गांव में आने के बाद मैंने सिर्फ 2 पुरुषों को छुआ है, एक मेरे पति और दूसरा ये नाग। और टेक्निकली वो बिल्कुल सच बोल रही थी। और यहाँ मैजिकल रियलिज्म अपना काम करता है। वो नाग उसे डसने के बजाय उसके सर के ऊपर आकर अपना फन छतरी की तरह फैला लेता है, जो कि भारतीय संस्कृति में एक भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। पूरा गांव ये देखकर सन्नाटे में आ जाता है। जो लोग उस पर पत्थर फेंकना चाहते थे वो अब उसके पैरों में गिरे पड़े हैं। उसको साक्षात देवी का दर्जा दे दिया जाता है। आयरनी तो देखिए, जिस चीज को समाज बेवफाई समझता था, उसी काम ने रानी की जान बचाई और उसे देवी बना दिया। अपर्णा के पास तो मुंह छुपाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। अब अगर इस मुद्दे को हम हिंदू दर्शन के 4 पुरुषार्थों से जोड़ें तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? धर्मा, अर्था, कामा और मोक्ष की हम बात कर रहे हैं ना? हाँ, इन चारों का जीवन में बैलेंस होना बहुत जरूरी माना गया है। लेकिन समाज हमेशा कामा यानी फिजिकल और इमोशनल डिजायर्स को एक पाप की तरह देखता है और उसे दबाने की कोशिश करता है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। बिल्कुल। पर यह कहानी दिखाती है कि कामा के बिना जीवन का चक्र पूरा हो ही नहीं सकता। नाग दरअसल रानी की लाइफ में उसी कामा की पूर्ति कर रहा है जिसके बिना वो अंदर से घुट रही थी। सही।
और नाटक के आखिर में जब रानी नाग को अपने लंबे बालों में छुपा लेती है तो वो दरअसल कुंडलिनी योगा वाला ही कॉन्सेप्ट है। वो जहां हमारी बॉडी में एक एनर्जी सांप की तरह होती है जिसे हम जागृत करते हैं। एग्जैक्टली वो वाइटल एनर्जी का प्रतीक है। बालों में नाग छुपाने का साइको एनालिटिकल मतलब है कि उसने अपनी इन जागृत इच्छाओं को और अपनी कामुकता को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो इस पितृसत्तात्मक दबाव से आज़ाद है। उसका इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन हो चुका है। ये तो एक मासूम डरी हुई लड़की से अपनी पहचान और अधिकार वापस पाने वाली एक सशक्त महिला बनने का सफर है। अब वो अपन्ना से दब कर नहीं रहती। एकदम नहीं। अब कहानी का कंट्रोल उसके खुद के हाथ में है। और हमारे सुनने वालों के लिए इस बात की रेलेवेंस आज भी उतनी ही है। आज भी हमारे घरों में, दफ्तरों में ऐसे कितने नियम हैं जो पुरानी सत्ता ने बनाए हुए, हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी की नैरेटिव का कंट्रोल हमें खुद लेना होगा। सही बात है। और वही कंट्रोल वाली बात से मुझे वो एंडिंग्स याद आई। इस नाटक की तो 3 अलग-अलग एंडिंग्स दी गई है ना? हाँ, ये कर्नाट की एक बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निक है। पहली एंडिंग तो बिल्कुल किसी फेरी टेल जैसी है। सब ठीक हो जाता है और अपन्ना और रानी खुशी खुशी रहते हैं। पर नाटक का जो सूत्रधार है वो इससे खुश नहीं होता। वो कहता है कि नाग का क्या हुआ इस एंडिंग में। तो फिर दूसरी एंडिंग आती है जिसमें नाग को लगता है कि रानी अब सेफ है तो वो अपनी जान दे देता है, एक तरह का सैक्रिफाइस। लेकिन ये एंडिंग काफी लोगों को बहुत दुखद लगती है। और तीसरी एंडिंग, वो तो सबसे ज्यादा बोल्ड और पावरफुल होगी। बिल्कुल। तीसरी एंडिंग में नाग जिंदा बच जाता है और रानी उसे हमेशा के लिए अपने घने बालों में छुपा लेती है और अपन्ना को झूठ बोलती है कि सांप भाग गया। क्या बात है। मतलब वो अपने पति के साथ सम्मान की जिंदगी भी जी रही है और अपनी उस आजादी और शक्ति को, यानी उस नागिन को भी अपने साथ जिंदा रखे हुए हैं। सोसाइटी को उसी की खेल में मात दे दी। हाँ, और ये मल्टीपल एंडिंग्स ये बात साबित करती हैं कि दुनिया में कोई एक परम सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता। तो आज की इस चर्चा को हम इसी आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। श्रोताओं, जरा सोचिए, हमारे समाज की जिन कहानियों और नियमों को हम आखिरी सच मानकर बैठ गए हैं, क्या वो वाकई में सच है, या फिर रानी की तरह हमारे अंदर भी ये शक्ति है कि हम समाज द्वारा थोपे गए इस आखिरी सच को नकार दें और अपनी कहानी का एक नया और अपना खुद का अंत लिखें? ये सच में खुद से पूछने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही पुरानी मान्यताओं पर नए नजरिए खोजते रहिए।